प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी एमटीएस का 30 सितंबर का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 30 सितंबर ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को आपके काम की बात बता देता हूं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको एसएससी की जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आप लोगों को दी जाती है, और जो भी पीडीएफ वगैरह रहती हैं सारी पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो देख लेते हैं एसएससी एमटीएस की 30 सितंबर की प्रथम पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि आईपीएल में बेंगलुरु की महिला विजेता कप्तान कौन है। आईपीएल में बेंगलुरु की महिला विजेता जो कप्तान है वो है स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें स्मृति मंधाना की, तो स्मृति मंधाना WPL 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ये कप्तान थी। इन्होंने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत, तो उनकी कप्तानी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। अगर हम महिला की बात करें, जो उद्घाटन मैच हुआ था महिला इंडियन प्रीमियर लीग का, तो इसमें मुंबई इंडियंस ने 2023 में क्रिकेट की उद्घाटन महिला प्रीमियर लीग जीती थी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि महिला इंडियन प्रीमियर लीग का जो उद्घाटन मैच हुआ था उसमें कौन सी टीम ने जीत जो है वो दर्ज की थी। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पुस्तक लिखी गई प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और इनकी एक और पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दादा भाई नौरोजी ये कौन थे, तो भाई मेरे प्यारे साथियों दादा भाई नौरोजी एक व्यवसायी थे, ये आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों दादा भाई नौरोजी 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1866 में लंदन में की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है ना, भाग 4A में आते हैं। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर्स से 2023 से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो अगर आपका आने वाली शिफ्ट में अगर एग्जाम लगा हुआ है तो 2023 के करंट अफेयर्स जरूर देख के जाइएगा आप लोग। मौलिक कर्तव्य के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में निहित है। किसमें निहित है? 51A में। इसमें तो ये पूछा गया था कि कौन से भाग में आते हैं, तो ये भाग 4A में आते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो 51A में आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A द्वारा कुल कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों कुल 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्यों को USSR के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि द ग्लोरी ऑफ पाटन पुस्तक किस भाषा में लिखा गया। तो मेरे प्यारे साथियों ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था। जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर दीजिए। पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? वर्ष 1970 में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी एमटीएस की जो भी पेपर की एनालिसिस होगी सारी एनालिसिस आपको दी जाएगी तीनों शिफ्टों की। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। पंजाब विधान परिषद को 1970 में भंग किया गया था। पंजाब की विधान परिषद 1 जनवरी 1970 को भंग कर दी गई थी।
इसके परिणाम स्वरूप पंजाब का विधानमंडल एकात्मक विधायिका में परिवर्तित हो गया। एक नाम है कनक रिले। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि कनक रिले जो है ये किस नृत्य से संबंधित है। तो कनक रिले जो है ना ये मोहिनी अष्टम से संबंधित है। कनक रेले है या रिले है कंफर्म नहीं है, कनक रेले ही है। कनक रेले नाम सही कर लीजिएगा आप लोग। कनक रेले एक भारतीय नर्तकी, कोरियोग्राफर और अकादमिक हैं जिन्हें मोहिनी अष्टम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। वह नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापक, निर्देशक और मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक और प्रिंसिपल भी हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था केलूचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है। केलूचरण महापात्र जो है ना ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। केलूचरण महापात्र को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जनवरी 1974 में पद्मश्री की उपाधि, जनवरी 1982 में डायरेक्ट की मानक उपाधि, 1988 में पद्म भूषण और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। एक प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि बिरजू महाराज का संबंध निम्न में से किससे है। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से होगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या है, तो बिरजू महाराज का पूरा नाम है पंडित ब्रजमोहन नाथ मिश्र महाराज या बिरजू महाराज। कथक नृत्य के स्वामी हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पंडित बिरजू महाराज ये किस घराने से संबंधित है, तो मेरे प्यारे साथियों पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादीन घराना संगीतकारों के एक विशिष्ट संगीत शैली को साझा करने वाले समुदाय के एक प्रमुख प्रतिपादक हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। आगरा में ताजमहल का निर्माण बनकर कब पूर्ण हुआ था, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आगरा में ताजमहल का निर्माण वर्ष 1653 में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ताजमहल परिसर का निर्माण वर्ष 1632 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? 1632 ईस्वी के आसपास में शुरू हुआ था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर में, तो ताजमहल जो है ना ये यमुना नदी के किनारे स्थित। किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। ताजमहल को पीला करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ताजमहल को पीला करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। जिन लोगों ने तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, आप क्या कर रहे हो आप लोग। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ सारे के सारे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इसमें। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में भारत लौटे थे। और चौरी चौरा घटना कब हुई थी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो चौरी चौरा जो घटना है 4 फरवरी 1922 को हुई थी। घटना असहयोग आंदोलन को इसमें वापस लेने का मुख्य कारण था। तो गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन किया था, तो असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था? चौरी चौरा जो घटना हुई थी आपकी 4 फरवरी 1922 को, इसके कारण। चौरी चौरा ये घटना कहाँ पर हुई थी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, देखो नाम हमको नहीं याद आ रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं, कौन से राज्य से हैं? ये घटना वहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जो है ना गोरखपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, गोरखपुर राज्य से हैं, गोरखपुर। तो ये चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये गोरखपुर में हुई थी। सांची का स्तूप ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों सांची का स्तूप जो है ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में प्ले स्टोर से टेलीग्राम को हटा दिया जाएगा। अब ऑप्शन में एक ही बचता है व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। सांची का स्तूप विश्व धरोहर स्थल है, यह भी आपको ध्यान रखना है।
इसे किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसे अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। सांची स्तूप भोपाल शहर के निकट स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो 322 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? नंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अच्छा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? यह भी प्रश्न पेपर में आ सकता है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि द्वैध शासन प्रणाली कौन लाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव लाया था। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। उसने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। द्वैध शासन की शुरुआत भारत में सबसे पहले मोंटफोर्ड सुधार के तहत की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। संगम वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी, तो संगम वंश के द्वारा की गई थी। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर में, तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हल्दी और टमाटर का रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी और टमाटर का जो रंग है ये करक्यूमिन के कारण होता है। और टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? ये भी प्रश्न आ सकता है पेपर में, लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, लोसर त्यौहार जो है ना, ये सिक्किम राज्य में मनाते हैं। लोसर त्यौहार लद्दाख राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लोसर जो है तिब्बत, नेपाल, भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व त्यौहार है। भारत के असम और सिक्किम राज्यों में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है NaHCO3। ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया, पूंजीगत वस्तु के उदाहरण कौन कौन से हैं? वाहन, मशीनरी। ऑप्शन में क्या था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरणों में निर्माण में उपकरण, मशीनरी, भवन, सुविधाएं और वाहन शामिल हैं। सबसे कम साक्षरता किस राज्य की? तो सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य की है। एक प्रश्न पूछा गया था कि डांडिया नृत्य किस राज्य का है? तो डांडिया नृत्य जो है ना, ये गुजरात राज्य का है। हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? फाग हुआ, झूमर, डीएफ, धमाल, लूर, हुग्गा, खोर, अगागोर। राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गणगौर हुआ, झूलन, लीला, घूमर, झूमा, चक्री, सुसीनी, कालबेलिया। तो कालबेलिया तो काफ़ी बार पूछा गया है कि कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? नकटा, लावड़ी, लेजिम, कोली, गाफा। पश्चिम बंगाल के काठी, ढली, बाल, कीर्तन, महल। पंजाब के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गिद्दा, भांगड़ा, डफ, नैकल। ठीक है। तो ये जो भी लोक नृत्य मैंने आपको बताया इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब हम देख लेते हैं SSC MTS की 30 सितंबर की द्वितीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था द्वितीय पाली का, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। तो बाणभट्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए पेपर में कि हर्षवर्धन की जीवनी थी हर्षचरित,
ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। वह अपनी जीवनी में थानेसर के साथ अपने संबंध का वर्णन करता है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित को संस्कृत भाषा में लिखा था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सम्राट हर्षवर्धन ये किस वंश से थे, तो सम्राट हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय शासक ने हराया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय शासक ने हराया था। चीनी यात्री जो तीर्थ यात्री था, चीनी तीर्थयात्री हैंसोंग, ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में हर्ष के दरबार में आया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक है रत्नावली पुस्तक, तो रत्नावली जो पुस्तक है ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए यार। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का कुछ खास रिस्पॉन्स भी देखने को नहीं मिल रहा है। सपोर्ट कीजिए यार, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप लोग। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन बैठे थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, क्योंकि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में इन्हीं फैक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से कौन सा नृत्य संबंधित है। अब देखिए, आप लोगों ने छऊ नृत्य सुना होगा जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। छऊ नृत्य की मैं बात कर रहा हूँ। पूर्वी भारत का छऊ नृत्य जो है ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है। छऊ लोक नृत्य पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। ठीक है। छऊ नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से भी जो कि आम लोगों का एक लोक नृत्य है। तो छऊ नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छऊ नृत्य भारत के पूर्वी भारत क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे कि भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली जो है ना ये केरल का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिसी ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य जो है ये असम का लोक नृत्य है। मणिपुर का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो है केरल का लोक नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो लोक नृत्य से भी प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि आपके अभी हाल ही में एसएससी सीजल के जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम अगर लगा हुआ है तो आप हमारे जितने भी वीडियो एसएससी सीजल के मैंने डाले हैं उन वीडियो को देखकर जरूर जाएगा। आपको 100% क्वेश्चन जो फंसा हुआ मिलेगा पेपर में एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। ठीक है। मैं जीके की बात कर रहा हूँ। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल तो अभी 2023 के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप 2023 के करंट अफेयर जरूर देखकर जाइएगा आप लोग। भारत ने किस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत ने वर्ष 1928 में ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? ये प्रश्न अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक वर्ष 1948 में जीता था। ठीक है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे मेरे प्यारे साथियों अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। भारत ने पहली बार 1900 ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? वर्ष 1900 में लिया था। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
भारत ने 1980 में ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक वर्ष 1948 में जीता था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया जो पेरिस में आयोजित किया गया था। वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जो कि पेरिस में आयोजित किया गया था। 1960 ओलंपिक खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। 1960 में ओलंपिक खेलों में भारत ने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि किस सन में कौन से ओलंपिक खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था, तो 1960 के ओलंपिक में भारत ने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता था। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो मेरे प्यारे साथियों, विंग्स ऑफ फायर जो है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि अक्सर यहाँ से प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। विंग्स ऑफ फायर जो है ना, ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। वे भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वे सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले भी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वो विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। PUR ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना योजना की अवधारणा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दी गई थी। बिलियन वर्ड्स ई अखबार एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इन्हें 1957 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इन्होंने इस पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये जो फैक्ट आप देख रहे हैं, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, इन फैक्ट को अच्छे से देखते चलिए, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से आपसे प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो उल्लेखनीय कृतियां हैं, इनके बारे में जान लीजिए। भारत 2020, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडोमिटेबल स्पिरिट, एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी, ये जो उल्लेखनीय कृतियां हैं ये एपीजे अब्दुल कलाम की हैं। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ जो है ना, के नटवर सिंह की आत्मकथा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर मान लीजिए आपसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो यहाँ से आपसे एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपने एक्स्ट्रा फैक्ट ये देख लिए सारे के सारे, तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के अनुसार 80 अभिलेख न्यायालय ऋण होता है? किस अनुच्छेद के तहत 80 अभिलेख न्यायालय ऋण होता है? अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 130 में क्या निहित है? इस लेख में सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 130 में क्या निहित है? इस लेख में सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी, तो मैं आपको बता चुका हूँ। भारत के संविधान अनुच्छेद 120 में क्या उल्लेख है? ये भी जान लीजिए कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की अधिकार से संबंधित है। यह एक न्यायपीठ द्वारा तय किया जाएगा जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 355 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 343(1) में क्या निहित है?
हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया जाएगा। और संविधान संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य हैं? 229 सदस्य हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और मूल अधिकार कितने हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की जो संख्या है कुल 7 है। नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोनों ही ज्वाइन कर लीजिए, फ़ायदा आपको होगा, नुकसान नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस की 30 सितंबर की तृतीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि वेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। वेहदीन खलम जो है ना, ये मेघालय राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। वेहदीन खलम मेघालय का सबसे अधिक मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है। वेहदीन खलम जो है ना, ये बुआई की अवधि के बाद जुलाई में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और वेहदीन खलम त्यौहार भगवान को एक निमंत्रण है जो एक भरपूर फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगता है। मेघालय राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी 1972 से मनाना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है मेरे प्यारे साथियों शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरैड संगमा। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो मेघालय के राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो वो राज्यपाल को सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कुछ महोत्सव हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का महोत्सव है बस्तर दशहरा, भोरम देव महोत्सव और मड़ई महोत्सव। तमिलनाडु का पोगल हुआ, थिपुसुम महामहिम महोत्सव, ये हो गया आपके तमिलनाडु का। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात के जो महोत्सव है नवरात्रि, रण उत्सव और उत्तरायण, ये गुजरात के महोत्सव हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख राज्यों के महत्वपूर्ण नृत्य मैंने लिए हैं, जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम जो है ना, ये तमिलनाडु दक्षिण भारत का लोक नृत्य है। कथक की अगर मैं बात करूं तो कथक जो है ना, ये उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का लोक नृत्य है। कथकली केरल दक्षिण भारत का लोक नृत्य है। मणिपुर जो है ना, ये मणिपुर उत्तर पूर्व भारत का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करूं तो कुचिपुड़ी जो है ना, ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिशा पूर्वी भारत का लोक नृत्य है। गरबा जो है ना, ये गुजरात पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। राउफ कश्मीर उत्तर भारत का लोक नृत्य है। घूमर जो है ना, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। छाऊ जो है ना, ये मयूरभंज ओडिशा का लोक नृत्य है। बिहू ये असम उत्तर पूर्वी भारत का लोक नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र पश्चिम भारत का लोक नृत्य है। मोहिनी अष्टम केरल दक्षिण भारत का लोक नृत्य है। सस्तिया नृत्य असम उत्तर पूर्व भारत का लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये सारे जो भी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, इन्हें आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगी, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान का कौन सा लेख प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ अपने सिर के रूप में मंत्रियों की परिषद होगी। अनुच्छेद 74(1). ठीक है, अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 ये कहता है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के साथ सौदे। अनुच्छेद 75 में क्या निहित है? अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। मंत्रियों का कार्यकाल, कैबिनेट की जिम्मेदारी, प्रत्येक मंत्री की शपथ और वेतन, ये अनुच्छेद 75 में निहित है। अच्छा, अनुच्छेद 76 में क्या निहित है? भारत के महान्यायवादी का पद प्रदान करता है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, भारत के लिए महान्यायवादी होगा। अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, इसके बारे में जान लीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव के साथ सौदा। राष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उच्च सदन राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 245 होती हैं और लोअर हाउस लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 543। ठीक है, ये अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आ जाते हैं। अनुच्छेद 61 की अगर मैं बात करूं
अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया उनके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले, ये अनुच्छेद 61 में निहित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने, जो भी मैंने आपको अनुच्छेद बताए हैं आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको PDF दे दूंगा, उसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में निहित है। ये आपको ध्यान में रखना है, किस में निहित है? आर्टिकल 51A। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 51A में किया गया है। सूचीबद्ध में 11 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11। कौन कौन सी है वो भी जान लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और भारतीय संविधान के सिद्धांतों और संसाधनों का सम्मान करना। अगला है, स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई को प्रेरित करने वाले उदात्त सिद्धांतों को बनाए रखें और कायम रखना। अगला है, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। राष्ट्र की रक्षा करें और आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय सेवा करना। धर्म, भाषा, ज्ञान या वर्ग में मतभेदों के बावजूद सभी भारतीयों के बीच सद्भाव और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार की निंदा करना। समग्र रूप से राष्ट्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की सराहना करें और उसकी रक्षा करना। जंगल, झील, नदी और वन्य जीवन सहित एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, साथ ही सभी जीवित चीज़ों के प्रति दया दिखाना। एक मानवतावादी दृष्टिकोण, एक वैज्ञानिक मानसिकता और सुधार की भावना को बढ़ावा देना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहना। अगला है, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि देश लगातार प्रयास और सफलता की अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचे। अपने बच्चे या प्रतिपालक को 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना। 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर स्थित हैं? पाकिस्तान आपका सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चकवाल के पास कटास राज मंदिर को हिंदू शाही राजाओं के युग के बारे में 615 से 950 ईस्वी में माना जाता है। मंदिरों का यह भव्य परिसर राम, हनुमान और शिव को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान राम और हनुमान और शिव को। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के प्रसिद्ध पांडव भाइयों ने इस स्थल का दौरा किया था और मंदिरों के इस परिसर का निर्माण उनकी यात्रा की स्मृति में किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण मैंने फैक्ट लिए हैं आप लोगों के लिए, आप यह भी कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। प्रसिद्ध कतारागामा मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध कतारागामा जो मंदिर है ना, ये श्रीलंका में स्थित है। एक नाम है इरातसेश्वर मंदिर, इरातसेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कंदरिया महादेव का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है ना, ये खजुराहो में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, गणेश रथ खालिस्तान में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। यह है महाबलीपुरम। ठीक है, गणेश रथ भारत के तमिलनाडु राज्य के एक शहर महाबलीपुरम में स्थित है। गणेश त्रिनेत्र मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। खजराना मंदिर, जो खजराना मंदिर आपने नाम सुना होगा, शायद ना सुना हो आप लोगों ने। खजराना मंदिर देश का विश्व प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। ठीक है, उड़ीसा में पुरी के पास भारत के पूर्वी तट पर गंगा वंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा मान उड़ीसा वास्तुकला में कोणार्क मंदिर में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया। किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा। ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये गंगा वंश से संबंधित थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश का रासायनिक सूत्र H2SO4, इसको क्या कहते हैं? विट्रियल का तेल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल, विट्रियल के तेल के लिए एक पुराना शब्द है H2SO4, वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है?
तो ये भारत है। और उपविजेता कौन है? उपविजेता है ईरान। ठीक है, विजेता भारत और उपविजेता ईरान। भारतीय पुरुष और महिला टीमें वर्तमान एशियाई चैंपियन हैं। उन्होंने 2023 में असम में आयोजित चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला खिताब जीते। खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए 30 जून को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खो खो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय खो खो दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं आप लोगों के लिए जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। खो खो का रन एंड टच खेल ये किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न हुआ है। चौराहों पर बैठने वाले खो खो खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? चेंजर कहा कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंजर कहते हैं। प्रत्येक खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक टीम के केवल 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, बास्केटबॉल में 5 होती है, पोलो में 4 होती है, हॉकी में 11 होती है, बेसबॉल में 9 होती है खिलाड़ियों की संख्या, और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, आइस हॉकी में 6 होती है और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उस पीडीएफ में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आर मुथुनकनमल एक खालिस्तान नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला। तो ये शदीर ये शदीर नर्तक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथुनकनमल को शदीर नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कब किया था? 2022 में। आर मुथुनकनमल भारतीय राज्य तमिलनाडु की 7वीं पीढ़ी की अनुभवी शदीर नृत्यांगना है। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारत के अंतिम जीवित शादिक नर्तक आर मुथुनकनमल हैं। यह आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था, 2023 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? गरबा जो है ना, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य है और नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। गरबा की उत्पत्ति संस्कृत शब्द गर्भ से हुई जिसका अर्थ है गर्भ। एक क्वेश्चन पूछा गया था इन अकबर पीरियड विच डेप पर्सन इज कॉल्ड दीवान, यानी अकबर काल में किस विभाग के व्यक्ति को दीवान कहा जाता था? वित्त मंत्री को कहा जाता था। और मीर बख्शी मुगल काल में सैनिक विभाग का अध्यक्ष होता था। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का अर्थ राजस्व प्रशासन से होता था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो कर जो है ना, ये पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। पूंजीगत प्राप्तियों अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त नगद, कंपनियों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त नगद और ऋण और ब्रांड जैसे ऋण साधन के मुद्दे के माध्यम से प्राप्त नगद हैं। तो ये थे आपके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। लगभग मैंने आप लोगों को सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के और थर्ड शिफ्ट के। सभी शिफ्टों के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।